बांकीपुर नाम के गांव में रघुराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव में दूध बेचा करता था। उसी गांव में रघुराम का भाई ललित भी रहता था। ललित भी गांव में दूध बेचने का ही काम करता था। ललित स्वभाव से काफी हंसमुख और ईमानदार था। वह हमेशा अपने काम में मस्त रहता था और अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। ये देखकर रघुराम जलता था और हमेशा उसे पीछे खींचने की कोशिश करता रहता था। रघुराम कहता है, आखिर पिताजी ने ललित को गाय क्यों दी? अगर ललित के पास गाय नहीं होती तो गांव में केवल मैं ही दूध बेचने वाला होता और काफी मुनाफा कमा पाता, लेकिन इस ललित की वजह से तो सब चौपट हो गया। हर रोज ललित गांव में दूध बेचकर अपने घर वापस हंसते हुए जाता और अपने बच्चे और पत्नी के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत करता। हर रोज का ये काम रघुराम को तंग कर रहा था। एक दिन रघुराम दूध बेचकर अपने घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी सुनीता ने उससे कहा, सुनो जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। रघुराम, हाँ बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? सुनीता, सुनो, तुम इस तरह अकड़कर मुझसे बात मत किया करो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। रघुराम, अच्छा, तो अब मेरी बातें तुम्हें उल्टा लगती है? सुनीता, चलो छोड़ो, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और दिन ब दिन हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूध बेचकर आने वाली आमदनी में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आने वाले दिनों में अपनी आमदनी से कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। रघुराम, अब तुम कहना क्या चाहती हो? सुनीता, मैं ये कह रही थी कि इस दूध बेचने के साथ साथ क्यों ना खेती बाड़ी भी कर लिया करो। कम से कम आमदनी बढ़ेगी तो आने वाले खर्चों से भी हम निपट पाएंगे। रघुराम, नहीं नहीं, इतनी कड़ी धूप में मुझसे खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। सुनीता, अरे क्यों नहीं हो पाएगी? ललित भैया को देखो, कितनी मेहनत करते हैं और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करते हैं। रघुराम, अच्छा, बस यही सुनना बाकी रह गया था। अब तुम भी ललित के गुणगान किया करो। अगर ललित इतना ही अच्छा है तो तुम भी उसी के पास चली जाओ। सुनीता, अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर रघुराम की पत्नी अंदर चली जाती है। रघुराम कहता है, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन खेती तो मैं नहीं कर सकता। मुझे इसके अलावा कुछ और करना होगा जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूं। वो कुछ समय ऐसे ही सोच विचार करता रहा। कुछ समय बाद उसने कहा, क्यों ना मैं घर घर दूध देते जाते हुए उनके घर से कुछ ना कुछ सामान चुरा लूं। इससे थोड़े बहुत पैसे आते रहेंगे और आमदनी भी बढ़ जाएगी। अगले दिन से रघुराम जब भी किसी के घर दूध देने जाता तो उनके घर से कभी बर्तन, कभी खिलौने और घर की छोटी छोटी चीजें चुरा लेता और उन्हें बाजार जाकर बेच आता था। एक दिन रघुराम घर पर अकेला बैठा हुआ था। उसने कहा, इन छोटी छोटी चीजों से भी मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। इन चीजों से तो मात्र 100-200 ही मिल पाते हैं। मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। अगले दिन वो ललित का पीछा करता है। ललित एक घर पर दूध देने के लिए जा रहा था। ललित उस घर के मालिक को दूध देता है। मालिक दूध लेकर कहता है, मालिक, देखो भैया, जाने कब से हम आपसे दूध ले रहे हैं, कभी भी आपके दूध से कोई शिकायत नहीं मिली। यहाँ तक कि बच्चे भी आपके दूध को काफ़ी पसंद करते हैं। एक काम करना, कल के लिए 2 किलो दूध हमारे लिए बचा कर रख लेना। ललित, जी साहब, हमारी दूध में कभी भी कोई मिलावट जैसी कोई शिकायत नहीं आएगी। आप निश्चिंत रहिए। ये कहकर ललित अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में रघुराम खड़ा हुआ मिलता है। ललित रघुराम से कहता है, क्यों भाई, तुम भी दूध देकर ही आ रहे हो क्या? रघुराम, हाँ। ललित, अच्छा है, चलो तो फिर साथ साथ में घर चलते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते में बातचीत करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर पर जाकर रघुराम सोचता है कि अगर ललित का दूध बेचना बंद कर दिया जाए तो ललित के सभी ग्राहक मुझ पर आ जाएंगे और इससे मेरा दूध बेचने का काम तो गुना हो जाएगा और मैं 2 गुना पैसे कमा पाऊंगा। अगली सुबह रघुराम जल्दी उठता है, गाय का दूध दोहता है और दूध की बाल्टी लेकर ललित के घर पर जाकर छिप जाता है। जैसे ही ललित अपनी गाय दोहकर दूध की बाल्टी को घर में ले जाता है, पीछे पीछे रघुराम भी घर में घुस जाता है और ललित की दूध की बाल्टी को अपनी बाल्टी में पलट लेता है।
वो आधे दूध को ही अपनी बाल्टी में पलट लेता है और बाकी बचे हुए दूध में पानी मिलाकर पहले मौजूद दूध के बराबर कर देता है और दबे पांव अपने घर लौट आता है। उस दिन फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और शाम को रघुराम ललित को दूध देते हुए देखता है। रघुराम सोचता है कि आज ग्राहक ललित को खूब उल्टा सीधा कहेंगे और उससे दूध लेना बंद कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। सालों अच्छा दूध देने के भरोसे के कारण कोई भी ग्राहक उससे दूध के बारे में शिकायत नहीं करता। ये देखकर रघुराम हैरान रह जाता है और अपने शैतान दिमाग से अगली तरकीब सोचने लगता है। अगली सुबह फिर रघुराम जल्दी उठता और ललित के घर पहुंच जाता है। इस बार वो ललित के दूध में जहर मिला देता है और वहां से भाग जाता है। आज जब ललित अपने ग्राहकों को दूध देकर लौटता है तो दूध पीने वाले सभी लोगों को पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और कुछ लोग अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। गांव के लोग बहुत गुस्से में होते हैं और वो सीधा ललित के घर आकर पत्थरों की बारिश करने लगते हैं। ऐसा होते देख ललित घर से बाहर आता है तो 2-4 पत्थर उसके सर पर भी लग जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ललित को कहता है, क्यों ललित, वर्षों से हमने तुझ पर भरोसा किया और आज तेरे दिए हुए दूध से हमारे बच्चे और परिवार वालों की ऐसी हालत हो गई है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ललित को ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पुलिस आती है और ललित को गिरफ्तार करके जाने लगती है। उसी वक्त ललित की पत्नी कविता आती है और सिपाहियों से विनती करते हुए कहती है, इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। जरूर आपको गलतफहमी हुई होगी। लेकिन पुलिस उनकी बात को नहीं सुनती। पुलिस ललित को ले जाकर जेल में डाल देती है। ललित की पत्नी जब रोते हुए अपने आसपास नजर फैलाती है तो उसकी नजर रघुराम पर पड़ती है। वो देखती है कि रघुराम मुस्कुरा रहा है। वो सोचती है कि इनका भाई तो जेल में है और यह इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन रघुराम हंस रहा है, सभी से अच्छी तरह बात कर रहा, क्योंकि आज गांव में केवल वही अकेला है जो सभी लोगों को दूध बेचता है। उसका दूध बेचने का काम भी बढ़ गया है और आमदनी भी। आज जब वो घर लौटता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, रघुराम, भाग्यवान, देखा मेरा कमाल, अब मैं खूब पैसे कमाने लगा हूँ। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, अब तो आपकी आमदनी काफी बढ़ गई है। क्यों ना इस खुशी के मौके पर मैं मायके हुआ हूँ। रघुराम आज बहुत खुश था, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ, जहाँ चाहो वहाँ घूम आओ, और ये लो कुछ पैसे, कुछ भी पसंद आए तो खरीद लेना। सुनीता खुश होते हुए अपने मायके जाने की तैयारी करती है, लेकिन उससे पहले सुनीता कविता के पास जाती है और कहती है, सुनीता, दीदी, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या तुम रात का खाना मेरे पति के लिए भिजवा दोगी? सुबह का खाना पड़ोस वाली दीदी दे दिया करेगी। ललित की पत्नी हाँ में जवाब दे देती है। अगली रात ललित की पत्नी कविता रघुराम के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन रघुराम उस समय शराब पी रहा होता है। उसने काफी शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वो नशे की हालत में था। ललित की पत्नी को देखते ही रघुराम कहता है, भाभी जी, आप। कविता, हाँ, वो दीदी ने कहा था कि रात का भोजन आपके लिए भिजवा दिया करूं, तो खाना लेकर आई हूँ। ललित की पत्नी कविता खाना रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी रघुराम हंसते हुए कहता है, भाभी जी, आप काफी उदास लग रही हैं। आपको पता है, मैंने ही आपके पति को जेल भिजवाया है। कविता, आपने? लेकिन क्यों और कैसे? रघुराम, अरे, जिस दूध को पीकर गांव के कई लोग बीमार हुए और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में भी बेहोश थे, उस दूध में मैंने ही तो जहर मिलाया था। लेकिन कुछ भी हो भाभी जी, ललित जब भी घर लौटकर आए तो उससे एक बात जरूर कहना कि उसकी गैर मौजूदगी में मैंने उसे बहुत याद किया था। ये कहकर रघुराम हंसने लगता है। ऐसी बातें सुनकर ललित की पत्नी काफी गुस्सा होती है और वो अपने घर आने लगती है, लेकिन तभी वो रघुराम के घर के कोने में एक जहर की सीसी डली हुई देखती है। वो समझ जाती है कि यह वही सीसी है जिससे इन्होंने दूध में जहर मिलाया था। फिर वो उसी दुकान पर जाती है जहां जहर बेचा जाता था। वहां जाकर ललित की पत्नी पूछती है कि कल किस किसने जहर खरीदा था। दुकानदार सभी लोगों का नाम और पता अपने रजिस्टर में दिखाता है। ये देखकर ललित की पत्नी हैरान रह जाती है, क्योंकि रजिस्टर में रघुराम का भी नाम था। इसके बाद ललित की पत्नी सीधा गांव के सरपंच के पास जाती है
और उसे ये सारी घटना बताती है। वह कहती है, सरपंच जी, मेरे पति बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। सरपंच। फंसाया गया है, लेकिन किसने? कविता। वो सब तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले गांव के लोगों को इकट्ठा करो। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग सरपंच के पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी ललित की पत्नी कहती है, कविता। मेरे पति को किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने भाई रघुराम जी ने फंसाया है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? ललित की पत्नी अपने बात को और मजबूत करते हुए कहती है, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन भाई साहब से पूछ लीजिए। तभी वो दुकानदार सामने आता है जिससे रघुराम ने जहर खरीदा था। वो सरपंच से कहता है, हाँ, कल रघुराम जी ने मुझसे जहर लिया था। अब रघुराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने बचने का उपाय खोजने लगता है, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब वह अपने ही जाल में फंस चुका था। सरपंच रघुराम को सजा देते हैं और गांव से बाहर कर देते हैं। उसके बाद ललित की पत्नी सरपंच जी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर ललित को छुड़वा लेती है और उसके बाद ललित अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।